मैं घनश्याम अग्रवाल टैगोर स्कूल तारानगर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो शायद आपके जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए काफ़ी अहम रोल अदा करेगा। हम बात करेंगे जब आप 10th के बाद पास आउट हो जाते हैं और उसके बाद एक बड़ी समस्या बन जाती है कि अपना कौन सा सब्जेक्ट चुने कि अपना जो कैरियर है वो आगे के लिए सिक्योर हो सके। देखिए 10th के बाद अगर आप उसी मेहनत और उसी लगन को बरकरार रखते हैं तो आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो सभी स्ट्रीम के अंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी जो आपके फ्यूचर को और गोल्डन बना सकती है वह रहता है अपना साइंस सब्जेक्ट। यह क्यों रहता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए समझिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपनी एक नींव तैयार करता है, जो आगे आने वाले जो अपना फ्यूचर होगा उसकी एक ऐसी नींव तैयार करेगा जिसकी सहायता से अपन जिंदगी के अंदर आने वाले हर मुकाम को आसानी से हासिल कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आर्ट और कॉमर्स जो सब्जेक्ट हैं वो किसी भी प्रकार से कम आंके जा सकते हैं, लेकिन अपन आज स्पेशली जो फोकस कर रहे हैं वो साइंस सब्जेक्ट पर कर रहे हैं कि साइंस सब्जेक्ट आपके लिए किस प्रकार गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाएगा। जैसा आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आगे अपना फिजिक्स का जो फ्यूचर रहेगा उसके लिए उसके अंदर क्या क्या मैटर अपने को पढ़ना है, अपने को 11th और 12th क्लास को किस प्रकार टैकल करना है, एवं आगे भी जब हम फिजिक्स की चर्चा करें तब अपने को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अपने को क्या अपना बेस तैयार करना है, अपनी नींव तैयार करनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए समझिए, सबसे पहले जब अपन 10th पास आउट हो जाते हैं तब एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी रहती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें। तो यहाँ पर आपको कैरियर ऑप्शन के लिए 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट रहता है अपना साइंस, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। दूसरा अपना सब्जेक्ट रहेगा कॉमर्स और तीसरा अपना सब्जेक्ट रहता है आर्ट्स। अपन कॉमर्स और आर्ट्स को एक बार साइड में रखते हैं, इनके जो कैरियर ऑप्शन रहेंगे वो हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट की, और साइंस सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स का जो मैटर रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब हमारे सामने एक पर्सन खड़ा होता है कि साइंस ले या ना ले, तो देखिए अपने पुराने समय से एक भ्रांति चली आ रही है कि साइंस जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी टफ है, साइंस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ज़्यादा कैरियर ऑप्शन नहीं है, साइंस जो सब्जेक्ट है वो केवल होशियार बच्चों के लिए है। कुछ एक ऐसे सवाल हैं जो आपको लगातार झंझोड़ते रहेंगे जब आप साइंस सब्जेक्ट अपने कैरियर ऑप्शन के लिए चुनने के बारे में सोचेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसी जो अपनी भ्रांतियां फैली हुई हैं ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विजुअलाइजेशन और अपनी जो खुद की डेली लाइफ है उसी से जुड़ा हुआ है। इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि जो साइंस सब्जेक्ट रहेगा वो किसी भी प्रकार से टफ है। हाँ, कुछ एक मायनों में इस प्रकार कह सकते हैं कि इसके लिए आपको जो अपनी खुद की बुद्धिजीवी है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप उसमें असक्षम हो जाते हैं उस दौरान साइंस सब्जेक्ट आपके लिए टफ बन जाता है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ, साइंस सब्जेक्ट के अंदर कर्तव्यनिष्ठा और अगर पूरी मेहनत से काम किया जाए तो साइंस सब्जेक्ट आपके कैरियर ऑप्शन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। कारण क्योंकि इस स्ट्रीम के अंदर जितने कैरियर ऑप्शन हैं उतने शायद किसी भी स्ट्रीम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए अब समझते हैं, मान लिया कि आपने साइंस सब्जेक्ट यानी विज्ञान जो वर्ग है उसको अपने कैरियर ऑप्शन के रूप में चुन लिया। अब समस्या ये खड़ी हो जाती है कि साइंस के अंदर हम कौन सा सब्जेक्ट लें, मैथ लें, बायो लें या एग्रीकल्चर लें। तो चलिए समझते हैं कि मान लिया आपने 12th है वो
यानी 10th क्लास के बाद अपना जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आपने साइंस सब्जेक्ट को चुना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर कुछ एक डायग्राम, कुछ एक चित्र दिखे हैं जिसके अंदर आपको देखने पर लग सकता है कि ये काफ़ी टफ होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने साइंस को पढ़ा है, जहाँ तक मैंने साइंस को समझा है, साइंस जितना इजी सब्जेक्ट शायद ही कौन सा भी हो। कारण क्या रहेगा? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ जो होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर होता है। आपको जो चीज़ें यहाँ साइंस में देखने को मिलेगी वो सब आपकी आंखों के सामने घटित होगी। आपकी दैनिक दिनचर्या होती है, उसी को अपन साइंस यानी विज्ञान कहते हैं। तो अपना कोई पढ़ने का तो मतलब ही नहीं है, अपने को मतलब है तो अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको अपने पाठ्यक्रम से जोड़ने की, अपना जो सिलेबस होगा उससे जोड़ने की। अगर हम इस बात में सक्षम हो जाते हैं तो साइंस सब्जेक्ट शायद जितना आपके लिए भविष्य सुनहरा बनाएगा उतना कौन सा भी सब्जेक्ट नहीं बना पाए। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले ही अपने कैरियर ऑप्शन के लिए कॉमर्स और आर्ट को चुना है वो कृपया मेरी इस बात को गलत ना समझें, क्योंकि हम स्पेशली यहाँ पर साइंस स्ट्रीम को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं केवल साइंस स्ट्रीम की ही बात करूँगा। अब समझते हैं कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम को कैरियर ऑप्शन के लिए चुना है तो इसके अंदर अपने को कितने और ऑप्शन आगे देखने को मिलते हैं। जब भी हम साइंस सब्जेक्ट लेते हैं अपने, तो यहाँ पर अपने को टोटल 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं जो साइंस को डिवाइड करती हैं। साइंस के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स ब्रांच, जिसके अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे वो समझते हैं। जब हम मैथमेटिक्स लेते हैं साइंस के अंदर तो अपने को 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे 11th और 12th में। हालांकि ग्रेजुएशन के अंदर ये अपन चेंज कर सकते हैं, ये भी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अपने को 3 के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब बात करें हिंदी एंड इंग्लिश की। जब भी आप कोई भी स्ट्रीम चुनेंगे, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कॉमर्स हो या साइंस हो, हिंदी एंड इंग्लिश है वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, यानी उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे मैं बात करूं, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको बायोलॉजी के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, साथ में आपको रखना पड़ेगा केमिस्ट्री एंड साथ में आपको रखना पड़ेगा बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज हो जाती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। वो भी अपन किसी अन्य वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आगे अपने को किन किन ब्रांचेज से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी हम जो इन चीज़ें हैं इनको आगे जब हायर लेवल यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब किस प्रकार तोड़ेंगे। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, फोकस रहेगा, वो फिजिक्स सब्जेक्ट पर रहेगा। और जब हम फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब अपने को क्या बेसिक नॉलेज 10th तक का होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा जो अपना सब्जेक्ट रहता है वो रहता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जब हम अपने स्ट्रीम के लिए चुनते हैं तब यहाँ पर आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने को नहीं मिलता, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर ये 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। साथ में हिंदी एंड इंग्लिश अपने कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं। जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अपन उस बात की चर्चा करेंगे जब आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम में मैथ और बायोलॉजी को चुनते हैं तब आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स। इस फिजिक्स के अंदर जब हम पढ़ना स्टार्ट करें तब अपने को 10th क्लास के लेवल तक या जब हम 11th क्लास में भी एंटर करें तब अपने को क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए समझिए, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इसको अपन जो पूरी साइंस है उसकी रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, यानी फिजिक्स है वो बैकबोन है पूरी साइंस की। अगर आपने फिजिक्स का विजुअलाइजेशन समझ लिया, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने लग गए, तो शायद ही कोई ऐसा
पत्थर हो जो आपको साइंस में आगे बढ़ने से रोक पाए। जब आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 11th 12th या फर्दर स्टडी करते हैं, तो एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, वो करता है अपना मैथमेटिक्स। अब जो बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में एक बात एंटर कर गई होगी कि सर हमें आगे जाकर मैथमेटिक्स पढ़ना ही नहीं है, हमें मैथमेटिक्स से क्या लेना देना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ने बायोलॉजी ली है, चाहे आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना हो, लेकिन आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है उसको आना अनिवार्य होता है। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स क्या होती है? बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें अपने को 10th क्लास के लेवल तक पता होनी चाहिए, वो बात करते हैं सबसे पहले। और फिर 11th क्लास के अंदर जब हम एंटर करते हैं, तो जो अपने को मैथ आनी चाहिए वो क्या क्या रहेंगे। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो चाहे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, ये जो मैथ है ये सभी को आना कंपलसरी होती है। अगर ये आपको नहीं आती, तब आपकी 11th और 12th और फर्दर जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ की फिजिक्स पढ़ पाना इम्पॉसिबल है। मतलब आप फिजिक्स को वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स को पूरा अप्लाई करना है, तो आपको ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ये आनी चाहिए। चलिए मैं सबसे पहले कुछ एक छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने एक बात ध्यान रखना, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, इनमें से कुछ एक टॉपिक के नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले जब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद ही फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। जैसे ये कक्षाएं कंपटीशन क्लास के लिए, जैसे नीट हुआ, IIT JEE हुआ, उनके लिए चलाई जा रही हैं, तो वहाँ पर अपने को इनके आंकिक जो प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल जो पोर्शन होता है, उसको ज़्यादातर देखने को मिलता है। वहाँ पर अपने को ये जो बेसिक मैथमेटिक्स होगी ये काफ़ी अहम रोल अदा करेगी। सबसे पहला अपना रहता है कि जो अपने बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज कौन कौन से होंगे ये भी मैं बता दूंगा, आज ही के लेक्चर के अंदर बात करेंगे। बेसिक फॉर्मूला जैसे आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², कुछ एक ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जिनको अपने को आना चाहिए, जो आगे अपन फिजिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर काफ़ी उपयोगी होते हैं। दूसरी बात, 2 नंबर अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपना ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास के अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ी है। त्रिकोणमिति सभी ने पढ़ी होती है मैथ के अंदर, वह त्रिकोणमिति भी फिजिक्स के अंदर काफ़ी अहम रोल अदा करती है। ट्रिग्नोमेट्री बेस होता है फिजिक्स का, यानी अगर आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। सर क्या मैथमेटिक्स में जितनी ट्रिग्नोमेट्री आएगी उतनी ही ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़नी पड़ेगी? जी नहीं, इसके लिए आपको कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, वो आने चाहिए और इसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होगा, तभी आप फिजिक्स के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। 3 नंबर पर अपना आता है टॉपिक, वो आता है डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में अवकलन। ये शायद नाम आपने पहली बार सुना होगा। इसके बारे में फुल कंप्लीट अपन लेक्चर कवर करेंगे, जिसके अंदर पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन समझेंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैथ का रहता है, लेकिन मैथ के अंदर जितना डिफरेंशिएशन होता है उतना अपने लिए उपयोगी नहीं होता। इसके अंदर अपने को केवल इसकी जो बढ़िया जो सूत्र होते हैं वो ही आने चाहिए। इसके बाद अपना 4 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन, जिसको अपन कहते हैं समाकलन। अगला ये हो गए अपने 4 टॉपिक जो अपने को
क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा एक टॉपिक रहता है जिसको कहते हैं अपन लॉगरिथम, लघुगणक। इसके अंदर जो मैंने ये शब्द लिखे हैं इनमें से कुछ एक शब्द आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जब अपन फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं उस समय अपने को ये जो बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक होते हैं इनको सबसे पहले कवर करना होता है, तभी आप फिजिक्स के अंदर जो इंटर कर पाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। काफ़ी न्यूमेरिकल्स के अंदर, काफ़ी अपने डेरिवेशंस के अंदर इन जो सूत्र रहेंगे उनका उपयोग किया जाएगा। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे कि आपके बेसिक फॉर्मूला कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, फिर अवकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है और लॉगरिथम यानी लघुगणक क्या होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम जो बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर काम आती है उसी से अपनी स्टार्टिंग करेंगे। और इसी तरह आप टैगोर परिवार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।